नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे चुनावी डिक्शनरी की। आपके घर में डिक्शनरी अवश्य होगी और आप कई बार शब्दों का सही मतलब समझने के लिए डिक्शनरी देखते भी होंगे, उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। ठीक ऐसे ही चुनाव में कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। चुनावी प्रचार के खेल में शब्द क्या क्या नहीं कर देते हैं। कई बार नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने और विरोधियों का माहौल खराब करने के लिए हथियारों की तरह इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक शब्द की चर्चा करेंगे जिसे लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। आप शब्दों के राजनीतिक मतलब समझेंगे या इस शब्द का राजनीतिक मतलब समझेंगे तो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में खुला खेल फर्रुखाबादी, यानी जो कुछ कहना है हमने कह दिया, कोई भला माने या बुरा। दो 2022 की जंग, अब्बा जान वाला तंज। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। सियासी जुबान, अब्बा जान पर घमासान। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। 2022 चुनाव की संपूर्ण अयोध्या कथा। उत्तर प्रदेश चुनाव में राम भरोसे आप। प्रियंका गांधी का तैयार है चुनावी प्लान। देख तमाशा चुनावी प्रयोग का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आज दिन भर चर्चा में रहा। राजनीतिक गलियारे से लेकर सोशल मीडिया पर यह बयान चलता रहा। इसके पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त बहस भी होती रही। विपक्ष का सीधा सीधा यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले हिंदू और मुसलमान करने के लिए अब्बा जान वाला बयान दे रहे हैं। तो आखिर योगी के बयान पर राजनीतिक तूफान की ये पूरी कहानी क्या है, यहां आप समझिए। एक शब्द है अब्बा जान, वही शब्द जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में आज इसी शब्द की व्याख्या की जा रही है। पक्ष और विपक्ष में तलवारें खींची हुई हैं। इसी एक शब्द को लेकर 2022 चुनाव को धर्म के तराजू पर तोला जा रहा है। नफा और नुकसान की बातें हो रही हैं। आखिर अब्बा जान को लेकर उत्तर प्रदेश में महाभारत क्यों छिड़ गई, इसे समझिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण बनाम विकास का मतलब समझाया। सबसे पहले गौर से उसे सुनिए। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेब जरूर चला जाएगा। तो क्या विकासवाद के बहाने योगी ने अखिलेश पर हमला बोलने के लिए अब्बा जान शब्द का प्रयोग करके एक तीर से दो निशाने लगाए हैं? पहला निशाना समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर साधा। दूसरा निशाना तुष्टीकरण के बहाने हिंदू वोटरों को लामबंद करने के लिए साधा। सवाल बड़ा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान शब्द उछालकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। बिना अखिलेश यादव का नाम लिए इशारों इशारों में सब कुछ कह डाला। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते?
तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। बात तो अब्बाजान से शुरू हुई, लेकिन पहुंच गई बांग्लादेश से लेकर तालिबान तक। योगी ने जो कहा उस पर सियासी तूफान खड़ा होना था, सो हो गया। योगी के शब्द भेदी बाण पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। इस तरह की निर्लजता करने वाली सरकार इससे पहले आई नहीं है, इसलिए इनकी बातों पर भटकने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो प्रदेश का बजट लुटवा दिया, जो प्रदेश में कोई काम नहीं किया, उसका हिसाब मांगने की जरूरत है। वो हिसाब समाजवादी पार्टी मांगेगी और जनता को उसके आधार पर इन्हें सजा देने के लिए तैयार करेगी। चुनावी दंगल में जुबानी जंग तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में अब्बाजान वाले बयान पर बिहार आरजेडी के नेता मनोज झा ने बड़ा रिएक्शन दिया। योगी की जुबान पर अब्बाजान के पीछे का सियासी प्रयोग समझाया। इस तरह के बयान ये दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति के पास लोगों को ऑफर करने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। शिक्षा पर चुप, स्वास्थ्य पर चुप, रोजगार पर चुप, और जुबान कहां खुल रही है, फूल कहां झर रहे हैं इस तरह के घटिया अशोभनीय। वो अब्बाजान फ्री, अरे साहब फ्री कुछ नहीं होता है। मैंने सदन के अंदर कहा था ये वेलफेयर स्टेट है। खैरात और फ्री वाली जुबान बोलना बंद करिए। बात निकली तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके अब्बाजान वाली टूलकिट का पूरा खेल समझाया। मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी के पास सांप्रदायिकता और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को छोड़कर किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए किसी अन्य एजेंडे का कोई इरादा नहीं होता। यहाँ एक मुख्यमंत्री दावा कर रहा है कि हिंदुओं का सारा राशन मुसलमान खा गए। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। योगी के अब्बाजान वाले बयान पर ट्वीट कर सवाल पूछा, अब्बा के बहाने किसके वोटों का पुष्टिकरण हो रहा है बाबा? सियासी बवाल मचा तो बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाला। अब्बाजान वाले बयान पर क्या दलील दी, सुनिए। भाषा को भी हम धर्म के साथ जोड़कर, सांप्रदायिक के साथ जोड़कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो विपक्ष वास्तव में इसका दुरुपयोग करके ध्रुवीकरण कराना चाहता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा कराना चाहती है। इसीलिए विपक्ष तरह तरह के आडंबर रच रही है और बहाना वो भारतीय जनता पार्टी एवं संघ परिवार का लेना चाहती है। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले, अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सभी की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है। बीजेपी अब्बाजान वाले बयान को सही मान रही है, लेकिन एनडीए टीम के मेंबर जेडीयू की तरफ से एक बड़ी नसीहत सामने आई। ऊंचे बड़े पदों पर जो आसीन राजनेता हैं उनको भी ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए जिससे उनके विरोधी दल उनके बयानों को लेकर के अर्थ के अनर्थ निकालते हो या जिसको लेकर के राजनीति की धारा बदलती हो। ऐसे शब्दों पर, ऐसे वाक्यों पर हम सब लोगों को आचार संहिता के तहत काम करना चाहिए। तो क्या 2017 में कब्रिस्तान और शमशान से शुरू हुआ चुनावी प्रयोग अब 2021 में अब्बाजान और तालिबान में बदल गया है? कुशीनगर से संतोष कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा हुई तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अयोध्या प्लान को लेकर राजनीतिक गुणा भाग का खेल चलता रहा। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंच गए। दोनों ने आज रामलला के दर्शन किए और कल चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेंगे। तो आखिर 2022 चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की अयोध्या यात्रा का मतलब क्या है? ये 2022 की अयोध्या कथा का आम आदमी पार्टी अध्याय है। चुनावी बिगुल फूंकने से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। राम भक्ति की धुन में डूबे नजर आए।
बकायदा हनुमान चालीसा का पाठ किया और आशीर्वाद लेने के बाद बोले, भगवान राम की कृपा से केजरीवाल सरकार चला रहे हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद, और हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि भगवान श्री राम ने जिस तरह से रामराज की स्थापना की, और रामराज आज भी सारी दुनिया में एक ऐसा शब्द माना जाता है, एक ऐसी भावना मानी जाती है कि उसके बाद दुनिया में कहीं भी शासन प्रशासन का उससे बढ़िया रूप दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। उससे मंगलवार यानी कल आम आदमी पार्टी अयोध्या से चुनावी अभियान शुरू करेगी। राम की नगरी से ही तिरंगा संकल्प यात्रा को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसी अयोध्या से बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। ओवैसी ने भी अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की थी। वहीं सपा राम की नगरी में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने अयोध्या से सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेला है। यानी सभी पार्टियों को पता है कि 2022 में लखनऊ का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज अयोध्या में हैं। कल आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा है। उससे पहले ही मनीष सिसोदिया यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ अयोध्या में हैं। यहाँ पर कहा जाए कि जन्मेजय शरण जो महंत हैं यहाँ पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। संतों के बीच में जाकर इस समय भंडारा चल रहा है, तो उनसे कहा जाए कि उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश अयोध्या में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान को धार देगी, तो वहीं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। 25 सितंबर तक उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर नाम पार्टी दफ्तर तक पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की अगुवाई में प्रदेश भर में चुनावी यात्रा भी निकाली जाएगी। यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी प्रियंका। कांग्रेस का प्लान उत्तर प्रदेश तैयार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फुल एक्शन में हैं। आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए वो लखनऊ दौरे पर गई थी। प्रियंका ने आगे की रणनीति का खाका खींचा ताकि पार्टी एक एक बूथ पर मजबूत हो सके। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने प्रियंका को उत्तर प्रदेश का चेहरा बताया है। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं, और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है। वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। दूसरे को लगे तो जब प्रियंका जी से बात होगी तो उनसे अवश्य पूछ लें। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी होंगी? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका काबिल हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के दिल के करीब हैं। अगर आला कमान नाम पर मोहर लगाता है तो कुछ भी गलत नहीं। अजय कुमार लल्लू ने बताया, उत्तर प्रदेश जीतने का प्लान प्रियंका गांधी ने तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर उपमतदान होगा। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ रही हैं और उनके विरुद्ध बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाला को अपना उम्मीदवार बना दिया है। आज प्रियंका ने अपना नामांकन दाखिल किया। भवानीपुर की चुनावी जंग में क्या होगा? ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। मेरे खुद का कॉन्फिडेंस जो है उसके साथ जनता का कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है।
क्योंकि मैं यहाँ पर जो हूँ, भले ही मैं प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की हूँ, लेकिन आवाज जनता की हूँ। आज नामांकन के आखिरी दिन प्रियंका टिब्रेवाल के साथ साथ सीपीएम उम्मीदवार श्रीजीव विश्वास ने भी नामांकन दाखिल किया। यानी भवानीपुर में 3 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता को करना है। देखिए, मेरी लड़ाई जो है वो अन्याय के विरुद्ध है, और ये विरुद्ध में जो पार्टी है ना, ये गवर्नमेंट ही जो है यहाँ पर, इन्होंने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। इसीलिए मेरी लड़ाई जो है वो पूरे सिस्टम, यहाँ के पश्चिम बंगाल के सिस्टम के खिलाफ है, यहाँ की गवर्नेंस के खिलाफ है, यहाँ की पुलिस के खिलाफ है, और उस जनता के लिए है जिनको इन सारे सिस्टम से बचाना है। प्रियंका ने ममता बनर्जी के खिलाफ पर्चा भरने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बंगाल बीजेपी के कई नेता साथ में मौजूद रहे। प्रियंका का कहना है कि वो ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए तैयार है। देखिए, पश्चिम बंगाल के लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है, और ये अधिकार जो है डेमोक्रेसी में उनसे छीना जा रहा है, और ये छीनने वाले जो हैं वो है तृणमूल के लोग, और इसके पीछे जो खड़ी हैं वो है ममता बनर्जी। तो उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं पश्चिम बंगाल की उस सताई हुई, तड़पाई हुई जनता के साथ खड़ी हूँ, उनकी आवाज बनकर। श्योरली ममता बनर्जी इसी क्षेत्र से पॉलिटिक्स का शुरुआत किया था, और बहुत सारे आंदोलन किया भवानीपुर में। उसके बाद उन्होंने जब इधर से पार्लियामेंट में भी था, बहुत बार पार्लियामेंट में जीता है, भवानीपुर उसके अंदर था, और भवानीपुर सीट से 2 बार जीत के चीफ मिनिस्टर भी बना। 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 3 अक्टूबर को काउंटिंग। मतलब ये कि भवानीपुर की जनता किसे चुनती है, 3 अक्टूबर को फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि नंदीग्राम की हिस्ट्री भवानीपुर में रिपीट होगी। शुभेच्छा जानाई जीवनेर पथे एगिए जाओ छोट्ट मेये बाच्चा मेये, किन्तु जे दलटाय रयेछे से दलटा भूलभाल दल, साम्प्रदायिक दल, और हाईकोर्टे जेतेनी। हाईकोर्टे একটা রায় হয়েছে ইনকোয়ারির জন্য, সত্যিকারের ইনকোয়ারি তো হয়েছিল। ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी, 2019 में अपने बूथ में भी हारी। मित्र इंस्टीट्यूशन में 345 वोट में भाजपा का लीड थी उस वक्त, इसलिए ये सीट भाजपा का सीट है। जनता 60-65% वोटिंग करेगी। प्रियंका, बंगाल की बेटी प्रियंका जीतेगी। भले ही बीजेपी जीत का दावा करे, लेकिन भवानीपुर सीट से 2 बार ममता बनर्जी चुनाव जीत चुकी हैं। 2021 में भी भवानीपुर सीट टीएमसी के खाते में आई। हालांकि 2021 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा और हार गईं। नंदीग्राम में मिली चुनावी हार के खिलाफ ममता बनर्जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अभी सुनवाई जारी है। बड़ी बात यह है कि ममता के खिलाफ कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। निश्चयই ভবানীপুরের মানুষ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যে আমি ভবানীপুরেই থাকি। बीजेपी स्ट्रांग है, वो मुख्यमंत्री को बीजेपी हराया एक बार, दोबारा हराने में क्या है? हार जीत तो बाद में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में वहां लड़ाई करेगा। ममता बनर्जी को 1-1 इंच के लिए लड़ना पड़ेगा। भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार हम मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करना चाहते। ये हमारे पार्टी की आला कमान की निर्णय है। अब ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर से चुनाव जीतना नाक की लड़ाई है। वहीं बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ भवानीपुर में चुनाव प्रचार की योजना बना चुकी है। भवानीपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 40% नॉन बंगाली वोटर हैं। ऐसे में बीजेपी ने स्टार कैंपेनर्स के तौर पर हरदीप पुरी को चुना है, जो सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी संख्या यहाँ काफी ज्यादा है। बीजेपी ने भवानीपुर में मनोज वाजपेयी को चुना है बुहारी समुदाय को आकर्षित करने के लिए, और दिनेश त्रिवेदी को गुजराती समुदाय को लुभाने के लिए, क्योंकि भवानीपुर में गुजराती समुदाय के काफी लोग रहते हैं। नॉन बंगाली वोटर्स को लुभाने के लिए ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। 16 सितंबर को ममता बनर्जी नॉन बंगाली लोगों के साथ एक मुलाकात करने वाली हैं। यानी भवानीपुर की सियासी भिड़ंत को लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। और अब हम आइए आपको दिखाते हैं सितंबर में आए बाढ़ की खबरें। तो मच गया हाहाकार। बारिश इतनी भयंकर हुई कि जिंदगी पर संकट छा गए। कारें बह रही हैं, घर बार डूब रहे हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसी बाढ़ आई है और बाढ़ का ऐसा प्रहार है कि लोगों की सांसें अटक गई।
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स तक उतारने पड़े। सितंबर में सैलाब से मच गया हाहाकार। बारिश इतनी भयंकर, जिंदगी पर आया संकट। बहने लगी कार, सैलाब का सबसे घातक प्रहार। डूबने लगे घर बार, जान बचाना भी हुआ दुश्वार। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कुदरत का कहर जोरदार। राजस्थान में भी लोगों को डुबोने लगा सैलाब। सैलाब वाली तबाही 2.0। गुजरात में जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में इतनी भयंकर बारिश हो रही कि बाढ़ आ गई। जामनगर में 35 गांवों का संपर्क कट गया। एनडीआरएफ की 6 टीमों और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। आज ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली और आज से ही उनके लिए बाढ़ की चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री एक्शन में हैं, लोगों की हर संभव मदद के लिए आदेश लगातार दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां कर दी गई हैं और ऐसे में जितने जतन किए जा सकते हैं सरकार प्रशासन सारे जतन कर रहे हैं। गुजरात में सैलाब ने सबके होश उड़ा दिए। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनते ही नया चैलेंज आ गया। जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ में तबाही मूसलाधार। जूनागढ़ में जिंदगी का सबसे डेंजरस रेस्क्यू ऑपरेशन। खतरे में पड़ी जान, एनडीआरएफ वायुसेना ने संभाली कमान। ये गुजरात के जामनगर की तस्वीरें हैं। पूरे इलाके को सैलाब ने अपनी आगोश में ले रखा है। एक मकान में कुछ लोग फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक लोहे की ग्रिल लगाई हुई है और उसके सहारे एनडीआरएफ की टीम एक एक करके घर में फंसे लोगों को निकाल रही है। ये देखिए, एक बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाई गई है और एनडीआरएफ का जवान लोहे की ग्रिल पर धीरे धीरे खिसक कर उसे बचा रहा है। लोहे की ग्रिल के ऊपर एक रस्सी भी बांधी गई है जिसके सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरे इलाके में सैलाब रफ्तार के साथ बह रहा है। गाड़ियां डूबी हैं। मकानों की पहली मंजिल तो पूरी तरह से पानी में समा गई है। अब खौफ और खतरे से भरी ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे एनडीआरएफ की टीम का एक जवान एक बच्चे को गोद में उठाकर रस्सियों के सहारे उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ रत्ती भर भी गलती सीधे मौत से मुलाकात करा सकती है। सैलाब में अटकी सांसें तो बुलाए गए हेलीकॉप्टर। जामनगर में वायुसेना का जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन। जामनगर में हेलीकॉप्टर से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी देखिए। सितंबर के महीने में बेहिसाब बरसते बादल और उसके बाद आए सैलाब ने जिंदगी को खतरे में डाला तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर भी बुलाए गए। आप देख सकते हैं कुछ लोग सैलाब के बीचों बीच एक मकान की छत पर फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मकान की छत से एक शख्स को हेलीकॉप्टर से ऊपर खींचा जा रहा है। रूह कांपने लगती है।
पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर में भयंकर बारिश और सैलाब के चलते अब तक 35 गांवों का संपर्क टूट चुका है। ज्यादा लोग अपने मकानों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमें और एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ ने जामनगर के कालावाड़ में ही रेस्क्यू करके 31 लोगों की जान बचाई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखकर भी हैरान रह जाएंगे। सैलाब के बीच जिंदगी और मौत की जंग लाइव देखिए। अब इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे एक मकान की छत पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से एक शख्स ने एक महिला की जान बचाई वो वाकई हिम्मत और हौसला बढ़ाने वाला है। 2 मकानों के बीच एक रस्सी बंधी हुई है, बीच में एक शख्स खड़ा है। महिला एक मकान से पहले इस शख्स के कंधों पर पैर रखती है और ये शख्स हिम्मत के साथ खड़ा रहता है। फिर दूसरी छत पर खड़े कुछ लोग महिला को खींचते हैं। जामनगर के इस इलाके की तस्वीर देखिए, पूरी बस्ती सैलाब में समा चुकी है। कंधों तक पानी है और लोगों को किसी तरह से निकाला जा रहा है। जामनगर में इतना पानी है कि लोगों के होश उड़ गए हैं। मकानों की छतों तक सैलाब पहुंच रहा है। हम आपको हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें दिखा रहे हैं। सैलाब में बह गई कार, मचने लगा हाहाकार। जामनगर में जिंदगी पर सबसे बड़ा प्रहार। इस तस्वीर को भी देखिए, सैलाब का जोर कितना है कि कार भी प्लास्टिक के खिलौने की तरह बही जा रही है और बहते बहते ये कार दूर तक चली जाती है। जामनगर की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे ट्रक और बस डूबे हुए खड़े हैं। सैलाब ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रक और बस किसी नदी के बीच में खड़े हैं। और जामनगर में कैसे एक मस्जिद पूरी तरह से सैलाब में डूब गई, ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। आप देख सकते हैं, एक शख्स मस्जिद की दीवार पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पूरी मस्जिद डूबी हुई है। जिंदगी के लिए बिजली के खंभे का सहारा। जामनगर में जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग। ये तस्वीर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। डूबते घर के अंदर से बचने के लिए कैसे लोग बिजली के खंभे के सहारे जिंदगी दांव पर लगाकर अपनी जान बचा रहे हैं। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज ही शपथ ली है और आज ही उनका इस चैलेंज से सामना हो गया। भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में भारी बारिश को लेकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर इंतजामों पर बैठक की है। साथ ही लोगों की जान बचाने, उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। जामनगर से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। आपने जामनगर की स्थिति देख ली और आइए अब हम आपको बता दें कि गुजरात के जामनगर जिले में 18 बांध हैं जो कि ओवरफ्लो हो रहे हैं। बहुत सारे गांवों पर इससे खतरा मंडराने लगा है और अब आपको राजकोट और जूनागढ़ की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सितंबर की इस बारिश से गुजरात जो है खौफ में है, डर गया है। गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बातचीत की है। इसके बाद दिल्ली और पंजाब से एनडीआरएफ की 5 टीमें और गुजरात पहुंच रही हैं। गुजरात के सौराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 36 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजकोट में सैलाब ही सैलाब, मूसलाधार बारिश में अटकी सांसें। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात के राजकोट में भयंकर तबाही मचाई हुई है। कैसे लोग जिंदगी को बचाने के लिए सैलाब से लड़ रहे हैं। सबसे पहले राजकोट की ये तस्वीर देखिए, कैसे एक बस्ती में सैलाब ही सैलाब है, ऊपर से बारिश भी मूसलाधार हो रही है। ऐसे में कुछ लोग रस्सी के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी को गली में खड़ी एक गाड़ी से बांधा जाता है। फिर 2 लोग रस्सी को लेकर एक घर की तरफ बढ़ते हैं।
जिसमें एक बुजुर्ग फंसे हुए थे और जान पर खेलते हुए ये लोग बुजुर्ग को बचा लेते हैं। उसके बाद बुजुर्ग की जान में जान आती है और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इसके बाद रस्सी के सहारे ही ये लोग और लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजकोट में बस्तियां क्या, रिहायशी इलाके क्या, हाईवे और रोड पर भी सैलाब ही सैलाब है। बारिश भयंकर हो रही है। ये गुजरात के रैया रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ तो सैलाब में कारें बहने लगी। आप देख सकते हैं कि कैसे काले रंग की ये कार बही जा रही है। लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हो रही कि इस कार को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि इस कार को रोकने का मतलब है खुद की जान खतरे में डालना। काली कार के साइड में एक सफेद कार बह रही है, जबकि उसके आगे भी कई कारें बह रही हैं। और ये देखिए कैसे एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए एक लोहे के बोर्ड को पकड़कर खड़ा है। सैलाब सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है, लेकिन इस शख्स ने कसकर बोर्ड को पकड़ कर रखा है, क्योंकि अगर ये अपनी पकड़ ढीली करता है तो पता नहीं बहकर कहां पहुंचता, क्योंकि जो सैलाब कारें बहा कर ले जा रहा है वो इंसान को तो तिनके की तरह बहा ले जाएगा। जूनागढ़ में भी बारिश बेहिसाब। सितंबर में सैलाब का ऐसा तांडव नहीं देखा। गुजरात के राजकोट के अलावा जूनागढ़ में भी भारी बारिश ने हाहाकार मचाया है। ये देखिए कैसे पुल के नीचे सैलाब बह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही कलेजा कांप जाता है। जो लोग इस सैलाब को देख रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों में खासकर जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, ओखा, राजकोट के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। यानी गुजरात के लिए मुसीबतों का सैलाब अभी और आफत लेकर आने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। खबर दिल्ली से। दिल्ली में सितंबर में बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भी दिल्ली में जमकर बारिश हुई, लेकिन दिल्ली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बारिश के कारण एक 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। मलबा हटाने का काम चल रहा है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई और 2 बच्चों की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 12 साल और 7 साल बताई जा रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ये इमारत है, ऐसा बताया जा रहा है कि शुरुआत में 5 मंजिला इमारत थी जो ढह गई और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आप देख पा रहे हैं लोकल लोगों के अलावा जो फायर डिपार्टमेंट को लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और एक एक करके लोगों को यहाँ से बाकायदा निकाला जा रहा है। काफ़ी अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल है। हम दिखाना चाहेंगे पीछे की तरफ जो वो तस्वीरें हैं। अगर देखें तो जो बिल्डिंग थी वो सटी हुई थी और उसी से बाकायदा जो ये इमारत है वो ढहा के गिर गई, जिसमें इस मलबे में कई गाड़ियां वो भी दबी हुई थी। फिलहाल यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल, ऐसा बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की गाड़ी भी यहाँ पर काफ़ी देर से पहुंची और अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो तेजी से किया जा रहा है। पुलिस, एमसीडी, एनडीआरएफ समेत सभी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, ऐसे में अंदाजा ये है कि और भी लोग फंसे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के नीचे दुकानें थी और ऊपर की मंजिल में लोग रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा था। जिस समय ये हादसा हुआ, मजदूर भी काम कर रहे थे। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।